उत्तर पूर्व के सुदूर अंचल में पहाड़ी की तलहटी से लगा एक छोटा सा गांव था, मुनि। तुम्हें सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि इस गांव की आबादी केवल 20 घरों की थी, जिसमें कुल जमा 42 लोग रहते थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। इस गांव की भी जो जमीन थी ना, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, मगर ये गांव प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर था। और यही वजह भी थी कि बड़े बड़े रईसजादे इस गांव में लगभग साल भर घूमने आते रहते थे, और उनको ठहराने और साथ में घुमाने से गांव के नौजवानों को अच्छी आय हो जाती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। गांव में पंचों ने व्यवस्था बना रखी थी कि सभी आगंतुकों को पंचायत के पास ही रजिस्ट्रेशन कराकर भुगतान करना होता था, और पंचायत एक एक करके सभी परिवारों को उनकी जिम्मेदारी दे देती थी, जिससे मिलने वाला पैसा सभी परिवारों को बराबर बराबर बांटा जाता था। इससे कोई विवाद नहीं होता था। इस गांव की सीमा से जितना भी कुछ दिखता था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य होता था। और शायद ये दुनिया में पहला ऐसा गांव होगा कि जहां भी देखो वहीं हरियाली, सुंदरता और खूबसूरती ही खूबसूरती। और उसे देखने ही पर्यटकों के झुंड आते थे। गांव की कमाई अच्छी हो जाती थी और सभी अच्छी तरह जीवन यापन करते थे, मगर इस गांव के उत्तरी किनारे के जंगलों में जो खंडरनुमा इमारतें थी, गांव वाले उसे भूतिया खंडर कहते थे, और उस और बरसों से कोई जाता नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो उस और गया वो कभी वापस नहीं आया, ना जाने कहाँ खो जाता था, और वहां जाने वाला गांव में कभी देखा नहीं जाता था। और शायद इसी डर से गांव वालों ने उस और जाना ही बंद कर दिया। इस खंडर के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और धीरे धीरे इसके बारे में पर्यटकों को भी पता चलने लगा था। ऐसे में एक दिन उस गांव में दो दोस्त, करण और अमन, घूमने आए। दोनों ही शौकिया जासूसी करते थे। उन्होंने यहां आकर उन खंडरों के बारे में सुना था, तो वे अपने गाइड सुरेश गढ़वाली से बोले, अरे भाई सुरेश, हमें उन खंडरों के बारे में थोड़ी जानकारी दे यार। सुरेश थोड़ा चौंका और फिर बोला, साहब, आप लोग उन खंडरों की चर्चा मत करो, वरना गांव वाले आपको गांव में रहने नहीं देंगे। यह सुनकर उन दोनों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फुसफुसाकर सुरेश से कहा, अरे भाई, हम दोनों तो किसी को बताने से रहे। रही बात तुम्हारी, तो तुम तो हमें हमें बस वो जगह दूर से दिखा देना, बस। यहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, आगे हम लोग देख लेंगे। यह सुनकर सुरेश बोला, नहीं साहब, इस गांव में आया हर एक पर्यटक हमारे लिए भगवान तुल्य होता है, और आप लोगों को उन खंडरों तक पहुंचाने का पाप मैं नहीं कर सकता हूं। इस पर वे दोनों बोले, अरे भाई सुरेश, तुम क्यों चिंता करते हो, हम तो खुद से उस जगह जाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई कौतूहल नहीं होता उन खंडरों के बारे में? मतलब कि जानने की इच्छा कि क्या है क्या नहीं है। क्या तुम कभी सोचते नहीं हो कि आखिर ऐसा क्या है उन खंडरों में जो कि कोई भी उसके पास नहीं जाता है? और सबसे बड़ी बात, वहां से लौटता क्यों नहीं है? उनकी बातों से सुरेश भी एक बार को सोच में पड़ गया। उसने भी सोचा कि सही बात है, आज तक कम से कम उसकी पीढ़ी के किसी नौजवान ने इस खंडर के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी गया नहीं है, या फिर कभी इस बात की तहकीकात नहीं करी है। सिर्फ एक ही बात है कि बुजुर्गों ने रोका तो उन्होंने कभी जाने की हिम्मत नहीं करी। वैसे आपको मैं बता दूं, आप अगर कभी पहाड़ों पे गए हो या नहीं गए हो, लेकिन पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े साहसी होते हैं, और सुरेश भी उनमें से एक था। अब उसके मन में भी एडवेंचर करने की इच्छाएं थी। आज करण और अमन ने जैसे
उसे एक नई दिशा दे दी है। बस उसने मन में ही विचार किया और बोला, चलिए भाई साहब, हम लोग उस ओर चलेंगे, मगर मगर हमें सावधानी से जाना होगा। और हम एक दिन में पूरी तरह उस ओर नहीं जाएंगे, बल्कि एक दो दिन आसपास घूमने के बाद चलेंगे, जिससे किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हम खंडरों में जा रहे हैं। यदि ये बात गांव वालों को पता लग गई कि हम उधर को जाने वाले हैं, तो आप लोगों का तो ठीक है, मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश की बात सुनकर करण बोला, देखो सुरेश, हम तुम्हें लिखित में दे देंगे कि तुम्हारे मना करने के बावजूद हम दोनों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम हमें उस खंडर के पास पहुंचा दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी पर और अपनी जिद से उस खंडरों की ओर गए हैं, और हमें कुछ हो जाने पर तुम्हारी अथवा गांव वालों की कोई गलती या कोई लापरवाही या फिर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इन बातों से सुरेश का मन भी डावाडोल उठा। वैसे भी वो खुद कोई डरपोक तो था ही नहीं, और अगर सच कहा जाए तो वो खुद भी उन खंडरों को एक बार पास से देखना चाहता था। उसने मन ही मन विचार किया और फिर बोला, ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, मगर मगर मेरे ख्याल से हमें सरपंच जी को व्यक्तिगत रूप से उधर जाने के लिए जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो हमारे गांव के सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं, और मेरे विचार से वो खुद भी उन खंडरों को ऐसे जानने की मन में इच्छा रखते हैं, मगर समाज के सामने कहते नहीं हैं। सुरेश की बात सुनकर करण ने कह दिया कि चलो ठीक है, फिर उन्हें सूचित कर देते हैं कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। वे तीनों सीधे सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच जी उसी समय पूजा करके उठे थे और प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। तीनों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया और बोले, अरे स्वागत है, कैसा है सुरेश? अमन ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और फिर भी करण भी आया। उन्होंने उन लोगों को बैठने को कहा और अंदर चाय लाने को आवाज लगाई। वे दोनों उनके बैठने के बाद सामने पड़े तख्त पर आराम से बैठ गए। करण ने ही बात शुरू करी और उस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों की सराहना करते हुए गांव वालों के व्यवहार की भी तारीफ करी। सरपंच जी ने उन लोगों के निवास स्थान की जानकारी ली। फिर सरपंच जी बोले, अब बताएं कि आप लोग मुझसे मिलने क्यों आए हैं? यह सुनकर अमन ने बात शुरू करी। वो बोला, सरपंच जी, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो सच में कमाल के हैं, मगर हम दोनों थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं, और यहाँ आकर जंगल के उन खंडरों के बारे में सुनकर हम एक बार वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। हमने ये बात सुरेश को कही तो उसने मना कर दिया। तब हमने सोचा कि एक बार आपसे अनुमति लेकर वहाँ जाएं। अब करण बोला, महोदय, हमने उस जगह के बारे में सब सुन लिया है। इसके बावजूद हम वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जाने से पहले हम आपको लिखित में दे जाएंगे कि हम अपने जिद और मर्जी से वहाँ जा रहे हैं, और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सिर्फ हम दायी होंगे। इसकी गांव वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सुनते ही सरपंच जी सोच में डूब गए। दोनों दोस्त उनसे लगातार विनती कर रहे थे। आखिर उन्होंने कुछ सोचकर उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि देखो बेटे, आप लोग मेरे बेटे की उम्र के हो, इस लिहाज से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपके साथ एक भगवान की छोटी तस्वीर जेब में ज़रूर रख लेना, और हो सके तो खुशबूदार अगरबत्ती भी रख लेना। बाकी भगवान मालिक है। सरपंच जी से अनुमति लेने के बाद वे तीनों चले आए। आकर उन्होंने उस दिन आसपास घूमने के बाद जल्दी लौटकर अगले दिन खंडरों की ओर निकलने की तैयारी कर ली। लौटते वक्त वे तीनों के लिए एक छोटी छोटी भगवान जी की तस्वीर और खुशबूदार अगरबत्ती तथा लाइटर भी ले आए। साथ ही उन्होंने तीनों के लिए तेज रोशनी वाली पॉकेट टॉर्च
और कुछ मोमबत्तियां भी खरीद ली। सब तैयारी करने के बाद वे अपने घर लौटे और अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का तय करके उन्होंने सुरेश को विदा किया। अगले दिन सुबह वे लोग जल्दी ही निकल पड़े। सुरेश नाश्ता और लंच सब कुछ पैक करवा के वहां पर ले आया था। पानी बोतल का एक पूरा क्रेट वो साथ में ले आया था। वे लोग निकल पड़े। हालांकि उन्हें शाम तक लौट के आने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी अमन ने ड्राई फ्रूट और चिप्स वगैरह सब रख लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रात को अगर देर से आए तो इसलिए सब सामान लेकर पहले से रख लेना चाहिए। लगभग 2 घंटे में वो जंगल के भीतरी हिस्से में बने खंडर में पहुंच चुके थे। वे देखने में बाहर से किसी बड़ी हवेली के भग्नावश जैसे लगते थे, जिसके आसपास शायद घुड़साल रही होगी, क्योंकि वह खंडर एक नहीं बल्कि 2 थे। एक मुख्य इमारत और एक अस्तबल जैसे बनावट का खंडर। वहां पहुंचकर उन्होंने चाय पी। फिर सुरेश ने बताना शुरू किया कि उसने अपने दादाजी से सुना था कि लगभग 100 वर्ष पहले इस क्षेत्र के जागीरदार की हवेली होती थी और उस हवेली के आखिरी वारिस चौधरी रणधीर सिंह, जो कि इसके आखिरी जागीरदार थे, जो नाम के अनुरूप ही काफी ज्यादा रसैया थे। सारी जागीर में जो भी महिला होती वो उसे पसंद आ जाती। उसे अपनी आगोश में लेकर वो अपनी वासना पूर्ति का पूरा मनोरंजन करते और उन्हें अपनी वासना पूरा करना सबसे ज़्यादा शगल था। और इसमें जिसने भी उनका विरोध किया उसे जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसे ये वाक्य हुआ था जो इस हवेली के उजड़ने की मुख्य वजह बनी थी। करण और अमन मनोयोग से सारा किस्सा सुन रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था सुनकर। सुरेश आगे बोला, दादाजी ने बताया था एक बार पास के गांव से रगनीड़ सा जिसकी सवारी गुजर रही थी। उस समय गांव के तत्काल सरपंच की बेटी, जो दूर शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, वो छुट्टियों में घर आई थी। वो लड़की शहर में पली बड़ी बिंदास लड़की थी। वो गांव की कोई डब्बू किस्म की लाचार औरत नहीं थी। उस दिन वो अपने प्रिय घोड़े पर बैठकर गांव से बाहर सैर को निकली थी। उसने घुड़सवारी के लिए चुस्त कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका बदन पूरी तरह उजागर हो रहा था। और उस समय ही चौधरी, जिसकी सवारी वहां से गुजर रही थी, उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसे देखते ही वो अपना उसे दिल दे बैठा। उन्होंने अपने मुसाहिबों को इशारा किया। फिर क्या था, उन लोगों ने जो संख्या में 6 थे, आनन फानन में लड़की को चारों ओर से घेर लिया। लड़की उनकी इस हरकत पर थोड़ा सा चौंक गई, मगर उसे तुरंत समझ में आ गया कि उनका इरादा उसे उठाने का है। वो शहर में पली थी, वो लड़ाई करना जानती थी। इस बात का एहसास उन नामुरादों को सपने में भी नहीं था कि कोई लड़की उनके मजबूत शिकंजे से बचकर निकल सकती है। अब तक उन्होंने सिर्फ गांव की भोली भाली लड़कियों पर हाथ डाला था और औरतों को उनकी मजबूरी की वजह से लूटा था, जो बेचारी परिवार की इज्जत बचाने की खातिर चौधरी के अत्याचार मुंह बंद करके सह लेती थी। मगर आज उनका पाला एक शेरनी से पड़ा था। लड़की ने तुरंत घोड़े को रोका और कूदकर पोजीशन ले ली। उन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो उसने फुर्ती से अपने आप को बचाया और पलटवार कर दिया। उसने फौरन से पेशतर उन पर काफी सारे हमले किए और लास्ट में वो सारे के सारे हार कर भाग गए। और ये सब देखकर चौधरी भी घबरा गया और अपना घोड़ा मोड़कर भाग गया। उस वक्त तो चौधरी ने हार मान ली थी, मगर उसके दिल में उस शेरनी को पाने की चाहत और भी बढ़ गई। वो बदला लेने की फिराक में रहने लगा। अब उन्होंने हवेली में लौटकर रात की सांस ली और फिर लगभग 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बावजूद
जब उनके मुसाफिर लौट के नहीं आए तो उन्होंने अपने लठैतों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, और थोड़ी ही देर में लठैत उन 6 को लाद कर ले आए। उनकी हालत देखकर चौधरी ने जुरजुरी सी ली और उनके इलाज का इंतजार करवाया। चौधरी उस दिन की घटना भूला नहीं था, मगर वे अब सतर्क था और मन की बात मन में ही छुपाए हुए था। इस बात को लगभग 15 दिन गुजर गए थे, मगर इस बीच चौधरी खुफिया तरीके से उस लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। उन्हें पता चल गया था कि लड़की बहुत ज़्यादा साहसी है, मगर सिर्फ तिल चट्टे से बहुत बुरी तरह घबराती है। बस चौधरी को जैसे कारू का खजाना हाथ आ गया था। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि लड़की भोर होते ही जॉगिंग के लिए अपने घर से निकलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर खुले मैदान में आती है और वहां एकांत में अपनी कसरतें करती है। चौधरी के शैतानी दिमाग में अपनी योजना बना ली। उसने अपने 2 विश्वस्त लठैतों के साथ एक बांदी को ले लिया और सुबह मुंह अंधेरे उस मैदान के घने पेड़ों में जुरगुट में जाकर छिप गया। उसने अपनी बांदी को एक पॉलिथीन में पकड़कर लगभग 40 तिलचिट्टे दिए और समझा दिया कि उसे सिर्फ उन तिलचिट्टों को उस लड़की के ऊपर उछाल देना है और भाग जाना है। भोर अंधेरे वो आ गई और उसने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर अपनी कसरत की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय उसके इशारे पर ठाकुर की बांदी ने उसके नज़दीक आकर तिलचिट्टे का पैकेट उस पर उछाल दिया। फलस्वरूप सारे तिलचिट्टे एक साथ बिलबिलाकर निकल पड़े और उसके जिस्म पर फैल गए। लड़की घबरा गई और बचाव हेतु इधर उधर भागने लगी। चौधरी के इशारे पर दोनों लठैतों ने उस पर कंबल डालकर उसे उठा लिया और बांध कर ले आए। चौधरी उसे लेकर अपने रंग महल पहुंचा और उसे बंदी हालत में ही बेहोशी की दवा सुंघा दी। लड़की को जब होश आया तो वो चारपाई पर मजबूती से बंधी हुई थी। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर हालात का जायजा लिया। वो समझ गई कि वो चौधरी के चंगुल में फंस गई है। उसने आनन फानन में तय कर लिया कि क्या करना है और चुपचाप आंखें बंद कर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद चौधरी उसे नशे में घूर रहा था और उसने आते ही वहां उपस्थित लड़कियों को वहां से जाने को कह दिया। उसके जाने के बाद उसके नज़दीक आया और झुककर उसका मुआयना करने लगा। सहसा लड़की ने आंखें खोल दी और उसको देखकर मुस्कुराई। चौधरी को आंख पर विश्वास नहीं हुआ तो लड़की आवाज में शहद सा घोलते हुए बोली, क्या चौधरी, ऐसे बंदे बंदे भी मजे लोगे? चौधरी चौंका, फिर धतुरता से हंसकर बोला, नहीं नहीं, मैं किसी झांसे में नहीं आने वाला। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ बनाकर यहां से निकल जाओगी? तो लड़की काफी मीठी और सेक्सी आवाज में बोली, अरे नहीं चौधरी, मैं तो तुम्हारे साथ ऐश करने के सपने देख रही हूँ। ये ठीक है कि उस दिन मैं तुम्हें गलत समझा। दरअसल मुझे बाद में तुम्हारी मर्दानगी का पता चला। यहाँ तो घर घर में औरतों के हीरो हो तुम। अब चौधरी नशे में तो था ही। उस पर अपनी मर्दानगी के कसीदे सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। वो मूंछों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा उठा। उसने फिर भी सावधानी बरती और बोला, देखो तुम बात तो सही कह रही हो, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझे झांसा देकर निकल जाना चाहती हो, हाँ? लड़की हो करके हंस पड़ी और बोली, अरे मेरे भोले बलम, मैं शहर में रहती हूँ। वहाँ हम लोग बहुत ऐश करते हैं। यहाँ जिससे लड़कियाँ शर्माती हैं वो सब कुछ वहाँ आम है। हम अक्सर क्लबों में जाम पर जाम पीते हैं और सभी तरह से मज़े लेते हैं। मैं तो यहाँ आकर उन मज़ों के लिए तरस रही थी। आज से ही आनंद आएगा। कुछ तो नशे की खुमारी और कुछ लड़की की मदोश करने वाली बातें। ठाकुर तो फूल फूल कर कुप्पा हो गया। लड़की ने लोहा गर्म देखकर अगली चोट की, बोली, ठाकुर, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे पूरी तरह खोल दो, मगर कम से कम मेरे हाथ खोल दो।
जिससे मैं अपने हाथों से तुम्हें जाम पेश कर सकूं। अरे जब साकी हाजिर है फिर अपने हाथ से जाम क्यों पीना। ठाकुर अपने होश खो चुका था। उसकी बुद्धि वासना के आगे लुप्त हो चुकी थी। वो सिर्फ कल्पना में ही आनंद सागर में गोते लगा रहा था। उसने सोचा, हाथ खोल देते हैं, पैर तो बंधे रहेंगे, ये भाग नहीं पाएगी। चौधरी ने उसके हाथ खोल दिए। लड़की ने हाथों को रगड़कर सही किया और बोतल और ग्लास उठाकर जाम बनाकर पेश किया। चौधरी तो सपने में भी उसके ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकता था। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, मगर लड़की ने अदा से अपना हाथ छुड़ा लिया। 2-3 पैक पीकर पहले से ही टुन चौधरी लुढ़क गया तो लड़की ने सावधानी से अपने बचे बंधन खोले। उठकर खड़ी हुई। थोड़ा चल फिर कर उसने शरीर को स्थिर किया और चौधरी को हिलाकर देखा। वो वहाँ करके पलट गया। लड़की ने कसकर 2 लात चौधरी को जमाई तो वो कुल बुलाकर फिर से सो गया। लड़की ने कमरे में नजर दौड़ाई तो उसे वहां बंदूक और गोली बारूद का स्टोर दिखाई दे गया। उसने वहां जाकर बारूद की पेटियों के बीच सुतली की लड़ियां बिछा डाली। फिर उसने जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उसी रस्सी से चौधरी को कसकर पलंग से बांध दिया। चौधरी थोड़ा कुलमुला गया तो उसने चादर फाड़कर उसके मुंह में भर दिया। उसने सब तैयारियां करके चौधरी की जेबें टटोली और माचिस निकालकर सुतली के बंधन में इस तरह आग लगा दी कि लपटें ना निकलें, बल्कि वे सब सुलगती रहें। इतना सब करके उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े पहरेदार से कहा कि वो चौधरी साहब के लिए शराब और कुछ नॉनवेज गर्मा गर्म तैयार करा कर ले आए। पहरेदारी देकर हिचकिचाया तो उसने कहा, चाहते हो या ठाकुर साहब को बुलाऊं? वो बेचारा तुरंत चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और धीरे से मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां के दोनों पहरेदार नशे में धुत थे क्योंकि वो जानते थे कि आज ठाकुर साहब शाम से पहले नहीं आएंगे। बस लड़की ने बाहर निकलकर उनके ही कक्ष में बाहर से दरवाज़ा लगाकर बंद कर दिया और मुख्य द्वार को भी बाहर से बंद करके वहां से भाग निकली। अभी वो थोड़ी दूरी पहुंची थी कि तभी एक भयानक विस्फोट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। फिर तो थोड़े थोड़े अंतराल में वहां से विस्फोटों की आवाज़ आती रही। लड़की की आंखों में सुकून उतर गया। वो वहां से किसी तरह मुख्य सड़क तक आकर पहुंच गई। इधर चौधरी और चौधरी का पूरा रंग महल पूरी तरह जलकर खंडर बन गया था और साथ ही में उसमें जल मरे चौधरी और उसके सहायक कर्मचारी। तब से वो खंडर ऐसे ही खड़े हैं, मगर गांव वालों ने उन खंडरों में ठाकुर और उन कर्मचारियों की आत्मा का आभास कई बार पाया है। इसीलिए गांव वाले उस ओर नहीं जाते, क्योंकि जो भी उधर गया वो फिर जिंदा नहीं लौटा। आज हम लोग यहाँ आए ज़रूर हैं, मगर हमें सावधान रहना होगा और अपने पास रखी भगवान जी की तस्वीर को गले में लटका कर रखना होगा। सरपंच जी ने खुशबूदार अगरबत्ती भी लाने को कहा था। हमें कोशिश करनी होगी कि अगरबत्ती लगातार जलती रहे। अब हम ये तैयारियां करके उन खंडरों की ओर चलते हैं। अब सारी कहानी सुनने के बाद करण, इसके मन में एक सवाल गूंज रहा था और उसने ये सवाल पूछने में ज़्यादा देरी भी नहीं करी। अच्छा ये बताओ, सरपंच की लड़की का क्या हुआ? तो सुरेश बोला, उसे लेकर उसका पूरा परिवार भूमिगत हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि चौधरी के परिवार वाले उनसे बदला अवश्य लेंगे। हालांकि दादाजी ने इसके आगे कुछ नहीं बताया, बस इतना बोले थे कि उन खंडरों में चौधरी और उसके कर्मचारी की आत्मा रहती है और गांव के पुराने लोगों ने कुछ ऐसा ही अनुभव करके उस और किसी की भी जाने पर उसे और उसके पूरे परिवार वालों को गांव से निकालने का आदेश दे दिया था। पूरी कहानी सुनाकर सुरेश रुका। फिर उसने उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी
आप लोग इन खंडरों के अंदर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर तो यही लगता है कि ये जगह सचमुच भूतिया है। करण ने अमन की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अमन ने दृढ़ता से हामी भरी और बोला, हाँ भाई, जब इधर तक आई गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। अब इस पे दोनों की हामी थी और आखिर में तय हुआ कि लोग खंडर में प्रवेश करेंगे। अमन ने घड़ी देखी तो दोपहर के 1:30 बज रहे थे। सुरेश बोला, मेरे विचार से लंच टाइम हो ही रहा होगा, तो क्या हम लोग लंच करके चलें? ये सुनकर बाकी दोनों ने भी सहमति कर दी। उन्होंने अपने अपने पैकेट खोलकर लंच किया। पानी पीने के बाद करण एक एक कप चाय पीने का प्रस्ताव रखा तो सुरेश ने थर्मस से 3 कपों में चाय ली। चाय पीकर सब लोग चलने को तैयार हुए। उन्होंने सरपंच जी के कहे अनुसार अपने पास भगवान की तस्वीर गले में लटका ली। टॉर्च, मोमबत्ती, लाइटर और खुशबूदार अगरबत्ती भी रख ली। सारी तैयारी करके वे खंडरों की ओर चले। पहले वाले खंडर के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंखों में इशारे हुए और वे भगवान का नाम लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्हें चमगादड़ों की बीट, कबूतरों के पंख और अनेक प्रकार की हड्डियां चारों ओर बिखरी दिखाई दी। वे समझ गए कि यहां जंगली जानवरों का अड्डा बन गया है। वे नाक में रुमाल निकालकर आगे बढ़ रहे थे। खंडर में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। सभी बहुत बुरी हालत में थे। फिर वे थोड़ा आगे बढ़े तो एक हॉल दिखाई दिया जो संभवतया नाच घर था। उसके अंदर जाने पर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि उसका शायद अभी भी उपयोग होता था, क्योंकि वो अपेक्षाकृत साफ सुथरा था। उन्होंने काफी हैरानी से उस हॉल का मुआयना करा तो शराब की खाली बोतलें और जो दूसरी चीज दिखाई दी वो थी जानवरों की अध चबाई हुई हड्डियां। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे ज्यादा पुरानी नहीं हैं, क्योंकि उनमें कहीं कहीं कच्चा सड़ा हुआ मांस अभी भी लगा हुआ था, जिससे उठने वाली विकट बदबू से उस जगह खड़े रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने वहां से निकलने की सोची। वे पलटे और बाहर को चले, मगर ये क्या, उन्हें महसूस हुआ कि वे बाहर के बजाय हवेली के अंदर ही घुसते जा रहे हैं। वे वहां से लौटकर वापस हॉल में आए और उन्होंने हॉल का दोबारा मुआयना किया तो पाया कि उसके चारों ओर एक से लगने वाले दरवाजे बने थे और यह समझ पाना कठिन था कि किस द्वार से आए थे और किस द्वार से जाना है। अब वे एक लोग चकरा गए थे। पुराने जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से हवेलियों में ऐसी भूलभुलैया बनाने का चलन था। उनमें फंसकर दुश्मन आखिर हार कर आत्मसमर्पण कर दिया था। उन लोगों ने बहुत सारे दरवाजे ट्राई किए, मगर सफलता नहीं मिली। इधर बदबू से उनका सर फटने लगा था। तभी सुरेश को ध्यान आया कि वे लोग खुशबूदार अगरबत्ती लाए हैं। उसने अपने पास के पैकेट में से कुछ तिल्लियां निकालकर जलाईं। थोड़ी देर में वातावरण महक उठा। तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक जगह को थोड़ा साफ किया और बैठ गए। इधर समय तेजी से गुजर रहा था। शाम उतरने लगी थी। फिर ये जगह तो घने जंगल में थी, सो यहाँ पर तेजी से अंधेरा फैलने लगा। सुरेश ने ही पहल की और अपने आसपास से एक मोमबत्ती निकालकर जला दी। अंधेरा कुछ कम हुआ। तब उन दोनों ने भी अपनी अपनी मोमबत्ती जला दी। हॉल में मटमैला सा उजाला उभर गया। अगरबत्ती की वजह से बदबू का एहसास भी कम हुआ था। उन तीनों ने फिर एक बार कोशिश करने की सोची और उठकर एक दरवाजे की ओर बढ़े, मगर वो भी गलत निकला। हाँ, इस दरवाजे के पार होते ही ये दरवाज़ा स्वयं बंद हो गया, जबकि इसके पहले जिस दरवाजे से वो गए थे वो बंद नहीं हुए थे। अब तीनों चौंक चुके थे। करण ने घड़ी देखी तो शाम खत्म होकर रात उतरने लगी थी। उनके दरवाजे के पार पहुंचने के बाद
और दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद अचानक एक बड़ी ही अजीब आवाज़ उस गलियारे में उभरने लगी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। आवाज़ किसी महिला की थी। उन तीनों ने आंखों ही आंखों में बातें की और अपनी अपनी भगवान जी वाली तस्वीरों को सामने किया और उठाया, और साथ में वो आवाज़ की दिशा में बढ़े। अचानक आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ा आगे जाने पर उनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ गईं। वे थोड़ा घबरा गए, मगर अमन ने तुरंत जेब से टॉर्च निकाली और उसे जला लिया, तो सीमित दायरे में उजाला फैल गया। उजाला होते ही रोने की आवाज़ थम गई। फिर अचानक एक गूंजती सी आवाज़ महिला कंठ में आई। आप लोग हमारी मदद करें, हम यहाँ बरसों से कैद हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुनकर तीनों चौंके। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो और किसने आपको कैद किया है, और आपके साथ कौन है? अब की बार एक पुरुष कंठ ने जवाब दिया, आप लोग हमें नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि हम यहाँ पिछले 50 सालों से कैद हैं, जबकि जबकि आप लोग तो 25 साल के नौजवान हैं। मैं उन दिनों इस नगरी गांव का सरपंच होता था, और यह हवेली चौधरी की थी। इसकी नीयत मेरी बेटी पर खराब हो गई थी और उसने धोखे से उसे उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने वही कहानी दोहरा दी जो सुरेश ने सुनाई थी। इन तीनों ने आगे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आए, और चौधरी ने आप लोगों को कैद कैसे कर दिया, जबकि वो तो विस्फोटों में हवेली में जलकर मर चुका था। अब सरपंच ने बताना शुरू किया। उस रोज जब मेरी बेटी दिलेरी दिखाकर खुद को उस जालिम के चंगुल से बचाने में सफल हो गई थी, और हमने मान लिया था कि उन विस्फोटों से लगी आग में वहाँ उपस्थित सारे लोग जलकर मर गए थे, लेकिन हम गलत थे। चौधरी और उसके 2 खास किदमगार खुद को इन गलियारों में छुपाने में सफल हो गए थे। हाँ, वो लोग जले कम झुलसे ज़्यादा थे, जिससे वे लगभग 1 हफ्ते में स्वस्थ हो गए थे। हाँ, चौधरी का चेहरा और एक हाथ ज़रूर विकृत हो गए, मगर वो जिंदा था। इधर हम लोग निश्चिंत थे कि वे सब मर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। फिर भी मैंने अपने परिजनों में ये बात फैला दी थी कि हम लोग किसी अज्ञात जगह चले जाएंगे, जिससे यहाँ की बुरी यादों से हमें छुटकारा मिल सके। हमारी यही बात हमारी दुश्मनी बन गई। चौधरी को भी हमारी बातों की खबर मिल गई, और एक दिन आधी रात हमारे घर पर उसने धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से हम घबरा गए, और हमारी असावधानी हमारी दुश्मनी बन गई। उसके लोगों ने हम तीनों को उठा लिया और यहाँ ले आए। चौधरी को जिंदा देखकर हम बुरी तरह घबरा गए। पहले तो हमें लगा कि उसका भूत देख रहा है, मगर जल्दी एहसास हो गया कि वो अभी भी जिंदा है। उसने हम दोनों पति पत्नी को एक साथ बांधकर एक तरफ डाल दिया और मेरी बेटी की ओर बढ़ा। मेरी बेटी तब तक सदमे से उभर चुकी थी, वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई थी। चौधरी कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा, मगर उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर सहम कर पीछे हट गया। उसके बाद उसने पलक झपकते ही बिना कुछ बोले मुझ पर और मेरी पत्नी पर छुरे से वार करके हमारे गले की नसें काट दी। उसी पल हमारी मौत हो गई। हमें चीखने तक का मौका नहीं मिला। मेरी बेटी घबरा गई और हमारी ओर दौड़ी, तो उसने उसी छुरे से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम तीनों मर चुके थे, मगर वो जालिम नहीं जानता था कि वासना में अंधा होकर वो गलती से हमारे साथ ही एक ऐसी सुरंग में आ गया है जो सिर्फ बाहर से खुल सकती है, अंदर से उसे खोलना संभव नहीं था। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, मगर सफलता नहीं मिली। आखिर 2 दिन बाद हमारे मृत शरीरों की सड़न से उत्पन्न जहरीली गैसों से उन लोगों का भी दम टूट गया और वो भी मौत के घाट उतर गए। तब से आज तक हम लोग यहीं फंसे पड़े हैं। 4-5 दिन बाद चौधरी के मुसाहिबों ने उसे ढूंढ लिया था। वे जानते थे कि यह गलियारा अंदर से नहीं खुल सकता,
इसलिए वे बाहर कुछ लोगों को छोड़कर आए थे ताकि वे दरवाजे को पकड़े रहें जब तक ये ना लौटें। उन लोगों ने चौधरी और अपने आदमियों की लाशों को उठाया और चले गए। हमारी और उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। हम यहीं फंसे रहे। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे अवशेषों को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। करण बोला, हम आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो कर सकते हैं, मगर सवाल यह है कि जैसे आपने बताया कि दरवाज़ा भीतर से खुल सकता है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर आवाज़ आई, आप लोग यदि हमारी मदद करना स्वीकार कर लोगे तो हम ये दरवाज़ा खोल सकते हैं। करण बोला, कैसे? हम तो अशरीर लोग हैं, हमारे पास तो शरीर ही नहीं है, इसलिए हम कहीं भी जा आ सकते हैं। हम में से कोई एक बाहर जाकर दरवाज़ा खोल देगा और 2 लोग आपकी हरकतों पर नज़र रखेंगे। यदि आपने हमसे दगाबाजी की तो तुरंत हम आपको यहीं बंदी कर देंगे। हमें शहरी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुरेश ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं हम सबकी ओर से आपसे माफ़ी चाहूँगा। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने बताया था, बस हमें यहाँ से निकाल दीजिए। ये सुनकर सरपंच की आवाज़ आई, तुम स्थानीय हो, ये देखकर मैं तुम लोगों पर भरोसा जताया है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए हैं। उन्हें 3 अलग अलग पैकेट में इकट्ठा करना, फिर गांव के बाहर वाली नदी के तट पर 3 चिताएं सजाकर हमारा विधिवत अग्नि संस्कार करके रख दो और नदी में बहा देना। इसमें कोताही तुम लोगों को भारी पड़ेगी, क्योंकि हम हर पल तुम लोगों पर नजर रखते रहेंगे। तीनों ने संवेदन स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहें, हम कोई गलती नहीं करेंगे। अपनी टॉर्च जला लो, मगर मगर मोमबत्ती मत जलाना। उन्होंने तीनों टॉर्च जला ली। गलियारों में काफ़ी उजाला फैल गया। तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया और जिन पैकेटों में भोजन इत्यादि लाए थे उन्हें खाली करके उनमें वहाँ बिखेरे गए अवशेषों को भरना शुरू किया। पैकेट भरते हुए ही करण ने सवाल किया, जब आप लोग यहाँ गलियारों में पड़े हैं तो बाहर किसने आतंक मचा रखा है? क्योंकि हमने सुना है जो भी यहाँ आया फिर कभी वापस लौट के नहीं गया, ना ही उसकी लाश मिली। ऐसा क्यों? इस पर जवाब मिला, ऐसी घटनाएं यहाँ बरसों पूर्व हुई थी, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल चौधरी ने इस जगह को अपने अवैध कामों के लिए बनाया गया था, जिसमें वो सीमा पार से हथियारों को धंधा करता था। उसके मरने के बाद उसके विश्वस्त सेवकों ने वो धंधा आगे बढ़ाया और इसी के चक्कर में वो इस हवेली में यानी इस खंडर में लोगों को भूत बन के डराते थे, जिससे कोई आम नागरिक यहाँ पर ना आए। और कई लोगों की तो उन्होंने इसी चीज़ में जान भी ले ली, जिसने भी उनके अवैध धंधे को देखा था। लेकिन धीरे धीरे हमारी नकारात्मक शक्तियों की वजह से यहाँ पर आग लग गई और वो लोग भी वैसे ही जलकर मरे जैसे ठाकुर मरा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब वो तीनों सब कुछ समझ गए थे और उन तीनों ने अपना काम पूरा करा। उन तीनों ने विधि विधान के साथ उन्होंने परंपरा पूरी करी और इसी के साथ इसका अंत होता है।
मैं हूं आपके रात का साथी आर्यन, और आप देख रहे हैं। हॉरर सेटिस्फाई। सब मुझे हमेशा कहते हैं, राजीव तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। तो मैं भी उनसे कहता हूँ, जब तक मेरा हर बिल मैं अपने पैसों से भरता हूँ तब तक मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। सब ने मुझे काफ़ी मना करा था घर खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने खरीद लिया। भाई, ऐसा मकान काफ़ी मुश्किल से मिलता है। वो अलग बात है, घर के पीछे कब्रिस्तान है, तो क्या अब मुर्दों के डर से हम जिंदा लोग भी जीना छोड़ देंगे? मैंने जिद से जानबूझ के सारा सामान रोड से भेज दिया और मैं खुद कब्रिस्तान के बाहर कार से नीचे उतर के अपने कुत्ते के साथ पैदल चल दिया। कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ मैं अपनी मकान के बाहर आया और अपने मकान का छोटा सा गेट खोला, जो कि मकान से थोड़ी सी दूर था। ये नई जगह थी, तो मेरे कुत्ते को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उसे खुला छोड़ दिया और वो अंदर की तरफ भागता भागता अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो रहा था। और जब मैंने पलट के देखा, जो गेट मैंने खोलने के बाद बंद करके आया था, अब वो खुला हुआ था। मैं अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाया। वो पूंछ हिलाते जैसे इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसका मालिक मैं नहीं कोई और हो। वो पूंछ हिलाते हुए वहाँ की मिट्टी चाटने लगा। कहते हैं जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। मैंने बहुत बार अपने कुत्ते को घास और मिट्टी चाटते देखा था, इसीलिए मैंने घर के अंदर जाने लगा, यही सोच के कि कुत्ते का मन जब भर जाएगा तब वो वापस आ जाएगा। इसी सोच के मैं घर के अंदर चला गया था। घर के अंदर गया तो एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि जब मैं घर देखने आया था तो इतना साफ सफाई नहीं थी। अब इतना साफ सफाई किसने किया होगा, और ना जाने उस घर में सड़ी हुई लाश की बदबू कहाँ से आ रही थी। जैसे लग रहा था किसी ने जिंदा इंसान को इस घर के अंदर दफन कर दिया हो, इतनी सड़ी हुई बदबू आ रही थी वहाँ। सन्नाटा तो वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पे मैं अकेला नहीं था। जैसे वहाँ पे कोई हो और मुझे घूर घूर के देख रहा हो। मैंने कुछ नहीं किया, सीधा गाड़ी से अपना बैग लेके आया और फ्रेश होके सो गया। अगले दिन मैंने नए घर लिया था, उस खुशी में मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को पार्टी दी। वही घर में खुशी की बात ये थी कि उस पार्टी में सब लोग आए थे। पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी लगभग 12 से 1 बजे तक चली थी। सबने पार्टी खूब एंजॉय करी। मैं थोड़ा थक गया था और ड्रिंक भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपने रूम में जाके सो गया। सुबह हुई और मैं उठा तो मेरे पास में रखा टेबल पे एक कप चाय और पानी रखा था। मैं उठा और देखा तो कोई वहाँ पे ताज़ा चाय बना के रखा हो, ऐसा लग रहा था। मैंने वो चाय नहीं पी और रूम से बाहर निकला तो पूरा साफ। मैंने सोचा, ये सब कौन कर रहा है? मैं डर भी गया था और वहाँ से बाहर निकल गया। तभी मेरे फ़ोन पे कॉल आता है। हेलो राजीव, यार मैंने तुम्हारे रूम के टेबल पे चाय बना के रखी थी, पी ली क्या? मैं बोला, अरे यार यादव, तू कब आया था और चाय बना के चला गया? हेलो हेलो, मैं करता गया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन तो कट चुका था। मेरा दिमाग जैसे लग रहा था फट जाएगा, लेकिन फिर मैं अपने कार में गया और सीधा यादव के घर चला गया। यादव के घर पहुंच के मैंने पूछा, यार यादव, मेरे घर तू कब आया था यार? यादव चौंकते हुए बोला, क्या बात कर रहा है यार, मैं तो 2 दिन से अपने घर पे ही नहीं हूँ, और अभी रिसेंटली 10 मिनट पहले मैं आया हूँ, और तू भी अभी अभी आ गया। तुझे कोई काम था क्या जो तू इतना अर्जेंट मुझसे मिलने आया है? मैं सोचा मैं तेरे ऑफिस में जाके बात करूँगा। मैं बोला, क्या? लेकिन तू तो कल पार्टी में भी नहीं आया था। यादव बोलता है, नहीं यार, मैं तो कल अपने गांव गया था। लेकिन हुआ क्या? मैं चौंकते हुए बोला, यार मैं जब से घर लिया हूँ ना,
तब से कुछ ना कुछ अजीब होता है। यादव बोलता है, क्या? लेकिन कैसे हो सकता है? लगता है तेरा कोई भ्रम है यार। तू ज़्यादा ड्रिंक मत करा कर, एक दिन मर जाएगा। चुपचाप मैं वहाँ से निकल गया। थके हारे मैं अपने घर पे आ गया और शावर लेकर सो गया। लेकिन नींद तो आना चाहिए था। ना मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे ज़रा सा भी चैन मिल रहा था। तो मैं छत पे जाके ताज़ी हवा खाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कब्रिस्तान के पास एक लड़की को देखा जो कि वहाँ टहल रही थी। मैं डर गया और कमरे में जाके एक कोने में बैठ गया कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आने लगी। एक बार तो लगा वही लड़की तो नहीं आ गई, लेकिन 3-4 बार जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसके तुरंत बाद मेरे फ़ोन पे कॉल आता है। हेलो राजीव, यार दरवाजे पे देख, एक लड़की आई है, ज़रा खोल के देख वो ठीक तो है। मैं ज़ोर से गुस्से में बोला, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा है मुझे? कि तभी फ़ोन से आवाज़ आता है, अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे देख होता है क्या। मैं बोला, अरे यार तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो परेशान कर रहा है मुझे? हेलो हेलो। लेकिन फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं आती। कि तभी जो मेरा कुत्ता था उसके भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैंने डर के मारे एक बीड़ी निकाली और जला के पीने लगा। कि तभी मुझे फिर से आवाज़ आई, अरे थोड़ा मुझे भी तो पिला दो। लेकिन इस बार वो आवाज़ कमरे के अंदर से थी और वो कोई लड़की थी। मैंने बीड़ी को वहीं पर फेंका और कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आवाज़ आती है, थक गए इतनी ही कोशिश में? मैं बोला, कौन हो तुम और क्यों क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी सामने आके खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं जैसे ही उस लड़की को देखा तो वही लड़की थी, कब्रिस्तान वाली। मैं उसे देख के वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई, जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पे पड़ा था। मैंने उठ के देखा तो मेरा कपड़ा खुला हुआ था और बेड पे पूरा बाल बिखरा हुआ था। झट से मैंने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकला तो देखता हूँ मेरा जो कुत्ता था वो मेन गेट पर मरा पड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर बहुत रोया। मैं समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की कर रही थी। मैं झट से अपनी कार में जा बैठा और स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मेरा कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में कार वहीं पर छोड़ा और पैदल ही भागना स्टार्ट कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं भाग के वापस वहीं पे आ गया। मैं समझ चुका था मेरा यहाँ से भागना बेकार है। अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं वापस घर के अंदर आ गया। तभी आवाज़ वही लड़की की आती है, आ गए वापस? मैं बोला, तुम कहाँ से बोल रही हो और मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? देखो, मुझे जाने दो, ये घर भी तुम रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मेरा रो रो के हालत ख़राब हो गई थी। मैं अपना फ़ोन निकाला, किसी से हेल्प मांगने के लिए फ़ोन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे। थक हार के मैं अपने रूम में चला गया। सुबह से भूखा था मैं, कुछ खाने को भी नहीं मिला, नहीं पीने को मिला। मैं अपने कमरे में जाके आराम से सो गया, लेकिन सुबह कब हुई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, सोचा कुछ बना लेता हूँ खाने को, लेकिन घर में कुछ नहीं था। तो फिर ना जाने क्यों मैं टहलता हुआ घर से बाहर निकला। मन बहुत भारी सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। मैं सोचा, ये अजीबोगरीब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही थी? क्या उस घर में कुछ था, या फिर मेरे कुत्ते के साथ कब्रिस्तान से होते हुए इस घर तक कुछ आ गया? मैं इसी उधेड़ बुन में चलता हुआ ना जाने कब्रिस्तान के पास कब पहुंच गया।
पता भी नहीं चला कि तभी आवाज़ आती है। जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही आए हैं ना 35 नंबर बंगले में? मैंने पलट के देखा तो ठीक ठाक दिखने वाला एक आदमी था जो मुझे पुकार कर सिगरेट का कश पी रहा था। मेरी तरफ भी बढ़ाया उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया। जानना पहचान पता नहीं कौन हो। मैंने उनसे पूछा कि हाँ, मैंने ही खरीदा है ये मकान, पर आपको कैसे पता? उसने एक लंबा सा कश खींचा और कहा, अरे सर, अपना चेहरा तो देखिए, परेशानी से साफ दिख रहा है। क्या हुआ, बच्ची दिखी क्या, या फिर उसकी माँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये सुनने की सपने में भी उम्मीद नहीं किया था मैंने। पलट के उससे ही सवाल पूछ दिया, आपको कैसे पता लगा उनके बारे में? उस घर में माँ बेटी रहती हैं? पहले भी ऐसा हुआ था क्या? उस आदमी ने सिगरेट फेंकी और एक लंबी सी सांस लेते हुए उसने कहा, वहां पहले डिकोस्टा फैमिली रहती थी। कुछ सालों पहले एक रात घर की साफ सफाई करते वक्त डिकोस्टा को एक चिट्ठी मिली। पता नहीं चला कि उसकी जान से प्यारी बेटी मैरी उसकी नहीं बल्कि डिकोस्टा की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड राजू की बेटी थी। डिकोस्टा चिट्ठी पढ़ के जैसे पागल हो गया। डिकोस्टा फिर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा कि पता चला कि उसकी पत्नी और राजू के बीच चक्कर चल रहा था। अब इसमें तो दो प्यार करने वाले वही करते हैं जो डिकोस्टा ने किया। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी को भगा के शादी की थी। कहते हैं सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी और राजू और बच्ची तीनों को मार के यहीं दफना दिया और खुद डिकोस्टा भी फांसी लगा के मर गया। तभी से यहाँ उन चारों की आत्मा भटक रही है। मैं ये कहानी सुन के जैसे आंखों के आगे अंधेरे को साफ साफ देख पा रहा था। मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। मैंने बस इतना ही कहा कि आपको इतना सब कैसे पता चला? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे सर, यही पास में ही रहता हूँ। वैसे अगल बगल की खबर तो रखनी पड़ती है। आप भी चले जाओ वरना खामखा मारे जाओगे। कहाँ, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएं? यहाँ तो सब भूल भुलैया है, जैसे वापस यहीं आ जाते हैं। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, सब उसकी शक्ति का कमाल है। आप ये रोड पकड़ के चले जाओ और हाँ, भगवान का नाम लेना और सीधे सीधे चलते जाना। और एक और बात, जो आपके टेबल पे रखा हुआ था चाय का कप, वो डिकोस्टा बना के गया था। मैं उन्हें शुक्रिया बोल के आगे बढ़ा। मैं उनका नाम पूछने के लिए वापस पलटा तो वो चलते ही जा रहे थे। मैंने दूर से ही पूछा, अरे भाई, अपना नाम तो बता दीजिए। वो आदमी हंसते हुए बोला, डिकोस्टा। मैं वापस घर जाने के लिए पलटा तो मुझे कुछ याद आया कि वो वही डिकोस्टा है। मैंने उसे देखा तो वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। मैं भी भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भागते भागते मेन रोड पे आ गया और वहाँ से लिफ्ट लेके वापस मुंबई चला गया। फिर बाद में मैंने वो घर ब्रोकर के हाथों में थमा दिया और उसे बेचने की सारी जिम्मेदारी दे दी। और जब वो घर ब्रोकर ने बेच दिया तो मैंने मुंबई में एक नया फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त मकान या बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जाता है तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि नए घर के पास में कोई कब्रिस्तान तो नहीं है। अपनी शादी के बाद जब नेहा नई दुल्हन बन के अपने ससुराल आई तो वो अपने साथ एक गुड़िया लेकर आई, जिसे देख के उसकी जेठानी ने कहा, अरे अभी भी तुम गुड्डे गुड़िया से खेलती हो, ब्याह हो गया अब तुम्हारा? ये सुन के नेहा ने कहा, भाभी ये गुड़िया नहीं है, यक्षिणी माँ है। मेरी माँ ने मुझे ये मूर्ति दी है
और इसको अपने पास रखने को कहा है और ये भी कहा है कि हर मुश्किल में यक्षिणी माँ मेरी मदद करेगी। ये सुन के नेहा की जिठानी ये कहते हुए चली गई, शादी की उम्र में गुड्डे गुड़ियों से खेल रही है, राम जाने कैसा ज़माना आ गया है। वहीं पर नेहा की ननद सुमित्रा थी। वो कहती है, जाने दो, बड़की भाभी की तो आदत ही ऐसी है, बस बोलते रहती हैं कुछ भी, तुम आराम करो। ये कहकर सुमित्रा चली गई। थोड़ी देर बाद नेहा का पति विशाल आता है शराब पी के, और आते ही नेहा के ऊपर अपना पति वाला हक जमाता है और उसके सारे सपने, सारी खुशियाँ अपनी वहशियत की बलि चढ़ा देता है और उसकी गुड़िया को एक कोने में पटक देता है। नेहा चाह के भी कुछ नहीं बोल पाती। नेहा के पति की वक्त के साथ साथ नेहा पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन तो विशाल ने हद कर दी। वो शराब पी के घर आया। उसने देखा कि नेहा अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। ये देख के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे धक्का देता है और उसके हाथ से गुड़िया छीन के ज़मीन पर फेंक देता है, जिससे उसकी गुड़िया टूट जाती है और उसमें से यक्षिणी की आत्मा निकल जाती है। उसी रात विशाल की तबीयत खराब हो जाती है और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है और कुछ दिन में ही उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, अरे कैसी नई बहू आई है ये, आते ही अपने बुरे कदमों के साथ जो अपने पति को ही खा गई। पर नेहा और उसकी ननद अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब यक्षिणी माँ का क्रोध था, क्योंकि विशाल ने यक्षिणी माँ की मूर्ति तोड़ी थी और उसकी सज़ा उसे मिली थी। कुछ दिन निकलते हैं तो नेहा को पता चलता है वो पेट से है, तो वो अब अपने उस बच्चे की खातिर जीने का फ़ैसला करती है। और वक्त निकलता है, नेहा अपने बच्चे को जन्म देती है और नेहा को बेटा होता है, जो कि नेहा के जेठानी की आंखों में खटकता है, क्योंकि नेहा का बेटा भी अब पूरी जायदाद के आधे हिस्से का वारिस था। उनके लिए वो उनके रास्ते का कांटा था। एक दिन नेहा घर का काम कर रही थी। उस वक्त नेहा की जेठानी नेहा के बेटे, जिसे नेहा लड्डू कहती थी, उसे गला घोंटकर मार देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। काम ख़त्म करके जब नेहा आती है अपने कमरे में, तो देखती है लड्डू के शरीर में कोई हलचल नहीं है। तो लड्डू को गोदी में लेती है और देखती है उसकी सांसें नहीं चल रही। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ देती है, जीजी जीजी, देखो लड्डू को क्या हो गया है, ना हिल रहा है ना मुझे देख रहा है, देखो ना जीजी। सुमित्रा दौड़ती हुई आती है और जब लड्डू को गोद में लेती है तो वो समझ जाती है कि लड्डू अब लाश बन गया है। तो वो नेहा से कहती है, भाभी लड्डू ना रही हो, तुहार लड्डू ना रही हो, मर गयो है। ये सुन के नेहा सन रह जाती है कि अभी तो ठीक था, एकदम से क्या हुआ जो ऐसा हो गया। खैर, लड्डू का कार्यक्रम कर दिया जाता है और सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। नेहा पूरा दिन घर का काम करती और रात को अपने कमरे में आके अपने बेटे की याद में रोती। वो सुमित्रा की बेटी वर्षा को भी प्यार से लड्डू बुलाती थी। सब काम में फ्री होके उसे तैयार करने और उसके खेलने कूदने में उसे बड़ा सुकून मिलता था और अच्छा भी लगता था। इसके साथ खेलते हुए वो अपने सारे सुख भूल जाती। वक्त के साथ साथ नेहा भी उसके जेठ मलिक और जेठानी सुमन की आंखों में खटकने लगती है। और एक दिन सुमन का बड़ा बेटा और सुमन मिले। रात के वक्त नेहा को मारने का विचार करते हैं, क्योंकि अब उनकी नज़र पूरी जायदाद पर थी। इससे पहले सुमन और उसका पति नेहा से अपना हिस्सा सुमन के बेटे के नाम करने को बोल चुके थे, जिसके लिए नेहा ने मना कर दिया था। उसके बाद सुमन नेहा पर बहुत जुल्म करने लगी थी। एक दिन तो सुमन ने नेहा का सब्जी में नमक कम होने के कारण उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। सुमन और उसके बेटे ने उस रात नेहा का गला घोटा, उसकी लाश को ले जाकर दफना दिया। उसके बाद कुछ वक्त तक
सुमन के घर में शांति रही। पर उसके बाद कभी सुमन को नेहा दिखती, कभी वो उसे उसके बेटे के साथ देखती। उस दिन तो हद ही हो गई जब उसके सामने उसे नेहा कमरे से बाहर आती दिखाई दी। अब ये तो रोज़ का हो गया था। कभी आधी रात को